गंभीर विषय के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, देश की स्वतंत्रता का बाद बहुत सारे पाकिस्तानी और चीनी देश छोड़ के चले गए थे और उसका साथ साथ उसका प्रॉपर्टी भी छोड़ के चले गए थे। वो सारे प्रॉपर्टी के ऊपर 1968 में एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना और उसके बाद 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट ये भी बना। जितना सारे प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का रक्षा की दायित्व भारत सरकार की है और उसका रक्षा करते हैं। पूरा देश में करीब 12,000 ऐसा प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है हमारा पश्चिम बंगाल में 4,376 4,376। आउट ऑफ इट 4,320 पाकिस्तानी है एंड 56 चाइनीज का है। तो इसी समय पिछले 2 सालों से सरकार की रोजगार इसमें से हुआ 70 लाख रुपया। अभी सबसे गंभीर विषय ये है, 536 प्रॉपर्टी ये इलीगली एनक्रोच्ड है। सरकार को कुछ करना चाहिए। पूरा पश्चिम बंगाल में चाहे वॉकअप प्रॉपर्टी हो, चाहे एनिमी प्रॉपर्टी हो, चाहे रेल की जमीन हो, चाहे डीवीसी की जमीन हो, चाहे देवत्तर संपत्ति हो, सारे के सारे ऊपर कब्जा बना के बैठे हुए हैं। ये भी नहीं है, अभी तो पश्चिम बंगाल की जितना गैस डीलर है उसका पास जाकर के गन पॉइंट में उससे गैस उठा के ले जा रहे हैं आर्टिफिशियल कार्सिटी बनाने के लिए। एक सरकार पूरा सीमा खुला छोड़ दिया। ये इसका सारा इंपीचमेंट मोशन कुछ नहीं है, इमोशन है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए इमोशन, रोहिंग्या के लिए इमोशन, जो स्वर्गवासी हो गए उसके लिए इमोशन। ये कितना दिन करेगा? हम तो कांग्रेस भाइयों को सो बोलेंगे। हमारा जयराम रमेश जी बहुत कुछ किया बोटानिकल गार्डन, हमारा नेशनल बोटानिकल गार्डन के लिए, उसका नाम भी बदला। पूरा बांग्ला भाषा भाषी लोग उसका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आज उसका भीतर भी घुसपैठिया घुस गए। जहां जमीन देखो, और उसको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, उसको वाटर सप्लाई भी मिल रहा है। अब बंगाल में तो एक कॉमन स्लोगन है, बांग्ला के गुजरात होते देबो ना। बट व्हाट इज हैपनिंग? गुजरात सरकार ने तो अपने राज्यवासी को उधर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया और हमारा सरकार हमको गुलशन कॉलोनी दे दिया। गुलशन कॉलोनी। श्रीमान संजय राउत जी। सर, आपके माध्यम से मैं देश के ऐसे विशाल केंद्र शासित प्रदेश की जनता की मांग इस सदन में उठाना चाहता हूं, जिस प्रदेश का कोई सदस्य इस सदन में नहीं है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लाखों नागरिक लंबे समय से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और उनकी मांग क्या है कि दादरा, नगर हवेली और दमन दीव को एक विधानसभा दे दो और अधिकारी राज जो है, रेड टेप राज जो है, उनके बेड़ियों से हमें मुक्त कर दो। अपने खुद का भविष्य निर्माण करने की मांग है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014 में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के गठन की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में न केवल गृह मंत्रालय को बल्कि राज्यसभा को भी सौंपी थी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यह सिफारिश धूल फांक रही है। क्या यह लोकतंत्र के प्रति हमारी कमिटमेंट पर सवाल नहीं उठाता? सर, आज इस क्षेत्र में विधानसभा का अभाव एक गंभीर समस्या बन चुकी है। चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी नगर पंचायत, जिला पंचायत को शक्तिहीन कर दिया है और सारी सत्ता जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथों में केंद्रित हो रही है, जो अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं और स्थानिक जनप्रतिनिधि को पूछते तक नहीं। विधानसभा न होने के कारण इस क्षेत्र का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। क्या आप उसे उचित समझते हैं कि भारत के एक हिस्से को संसद के उच्च सदन में अपनी आवाज उठाने का अधिकार ही न मिले? वहां के लोग सवाल उठाते हैं कि जब सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य
जिनके पास 1 या 2 लोकसभा की सीट है, सीमित राजस्व है, उनको विधानसभा का दर्जा आप दे सकते हो, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को यह अधिकार क्यों नहीं? इस क्षेत्र के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसका रेवेन्यू उन छोटे राज्यों से कई गुना ज्यादा है, आबादी बढ़ रही है, फिर भी उनके साथ ये सौतेला व्यवहार को क्यों है? सर, पहले ये क्षेत्र पोर्तुगीज की गुलामी में जकड़ा था, आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये अधिकारी राज के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्या ये हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था का माहौल नहीं है? लोग कहते हैं कि हमें इन परिस्थितियों से निकालकर संवैधानिक अधिकार दे दो, और उनका यह कहना बिल्कुल सही है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्रों को विधानसभा देने में तकलीफ क्या है? अगर छोटे छोटे और राज्य है, उनको आप केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद विधानसभा देते हो, तो दादरा नगर हवेली दमन दीव के साथ ऐसा व्यवहार आप क्यों करते हो? वहां के लोगों को भी डेमोक्रेसी का पूरा लाभ पाने में वो हकदार है। सर, मैं फिर एक बार इस सदन के माध्यम पार्थसारथी रेड्डी गारू। Honorable Chairman Sir, I rise to draw the urgent attention of the government to the rapidly growing cancer-related issues in the country, which is silently becoming a major public health emergency. As may be seen, the number of the cancer cases in India is rising sharply every year due to the following main reasons, sir. Many cancers are detected at a very late stage, that is stage 3 and stage 4. Lack of routine screening, especially in rural and semi-urban areas of the country. Lack or low level of awareness about the early symptoms of the cancer-related problems. Cancer treatment and medication is very expensive in this country, and the poor and downtrodden people are unable to bear the cost of treatment. Keeping in view of the rapidly increasing number of the patients of the cancer diseases across India, there is an urgent need of more medical, surgical and radiation oncologists. Most of the advanced centers are located in cities like Delhi, Bombay and Hyderabad, and cancer-related patients, especially from rural parts of the India, are constrained to travel long distances for the treatment. A lot of gap between in the infrastructure. Factors like unawareness of early symptoms of cancers lead to increase in the cases of the breast, cervical, lung and colorectal cancers. Though the government is making all-out efforts to spread awareness among the people related to cancers that occur due to the tobacco consumption and environmental pollution, sir, still the cancer remains as a major concern. Millions of the families, particularly the average and middle income group people, are being pushed into financial distress because of the extremely high cost of the treatment of the cancer-related diseases. Sir, I request your kind intervention in government taking the following urgent measures in order to reduce the occurrence of the cancers. Ensure accessibility and affordability of all life-saving oncology drugs. Launch a national mass cancer screening mission for early detection. Design an apt policy to support and encourage not-for-profit hospitals by way of providing grant in aids for costly surgical and diagnosis equipments. I therefore request the government to treat this issue as a national priority and take immediate action in this regard, sir. Nip the evil in the bud. Honorable Chairman, sir, I am glad to inform this august House through you that as part of my philanthropic activities, 1,500-bedded cancer hospital in Hyderabad, namely Sindhu Hospital. I appeal all the members of this august House, please visit and to utilize such facility by referring the patients who are underprivileged irrespective of their socio-economic background to Sindhu hospitals. We are ready to serve them, sir. Thank you very much. श्रीमती दर्शना सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय।